आज हम लागत प्रेरित और मांग प्रेरित स्फीति जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो मुद्रा स्फीति होती है, ठीक है, वो क्या होती है। मुद्रा स्फीति से क्या आशय होता है। ठीक है, मुद्रा स्फीति क्या होती है। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें आर्थिक क्रियाओं में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। उत्पादन है, तो उत्पादन में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आय है, ठीक है, ये बढ़ता है। उपभोग का जो स्तर है वो बढ़ता है। मजदूरी दर में वृद्धि होती है। उपभोग, मजदूरी, आय, उत्पादन ये सब बढ़ रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर भी बढ़ता है। निवेश का स्तर बढ़ने से अर्थव्यवस्था में लाभ का स्तर बढ़ता है, और लाभ का स्तर अगर बढ़ता है तो साथ साथ में नए उत्पादन कार्य करने के लिए नए श्रमिकों को कार्य पर रखा जाता है, मतलब रोजगार का स्तर भी बढ़ता है। तो सारी आर्थिक क्रियाओं में जो वृद्धि की स्थिति पाई जाती है, बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है, और इस स्थिति में जो सामान्य कीमत स्तर है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दो प्रकार की जो मुद्रास्फीति हमारे पढ़नी है इस टॉपिक में, इस वीडियो में, लागत प्रेरित स्फीति और दूसरी मांग प्रेरित स्फीति। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मांग प्रेरित स्फीति क्या होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो देखिए, प्रोफेसर कीन्स और मुद्रावादी अर्थशास्त्री हैं, वो क्या बताते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की अतिरिक्त मांग उत्पन्न हो जाती है, और अतिरिक्त मांग से ही क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्रोफेसर कीन्स और मुद्रावादी अर्थशास्त्री क्या मानते थे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं की अतिरिक्त मांग। ठीक है, उनकी पूर्ति की तुलना में जब मांग ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रावादी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो लोगों के पास में पैसा ज़्यादा होता है। ठीक है, वो वस्तुओं सेवाओं की मांग ज़्यादा करेंगे और स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जबकि प्रोफेसर कीन्स वो क्या कहते हैं कि लोगों के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है, जब अर्थव्यवस्था में कुल व्यय में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु सेवाओं की मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जिससे अर्थव्यवस्था में स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसका मतलब जो ये अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ में वस्तुओं सेवाओं की जो मांग है वो बढ़ जाती हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करती हैं। मतलब वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ने का कारण क्या होगा, किन्स के अनुसार जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ठीक है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, और दूसरा उपभोग प्रवृत्ति अगर बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, अपना व्यय अधिक करेंगे, कुल व्यय को बढ़ा देते हैं, और कुल व्यय जब बढ़ा देते हैं तो धीरे धीरे वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो मुद्रास्फीति को व्यक्त करती है। अब देखिए, प्रोफेसर कीन्स जो है वो क्या कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर से पहले, ठीक है, पूर्ण रोजगार का जो स्तर है उससे पहले अगर मुद्रा की मात्रा या वस्तुओं सेवाओं की जो समग्र मांग है उसमें अगर वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में जो कीमतें बढ़ेगी उससे क्या कहते हैं, वो अर्धस्फीति कहते हैं। ठीक है, पूर्ण रोजगार स्तर से पहले वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में जो वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी उसको क्या कहा जाता है, अर्धस्फीति। ठीक है, लेकिन किन्स क्या कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त हो जाता है, और पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त होने का मतलब क्या है, अब वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक है, तो यही वास्तविक जो स्थिति है, यही वास्तविक स्फीति होती है। ठीक है, वास्तविक स्फीति कब होती है, जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर पर वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ने लग जाती है, जिससे कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी समझेंगे
उससे पहले हम देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो मांग प्रेरित स्फीति है वो क्यों उत्पन्न होती है, ठीक है, या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की जो मांग है वो क्यों बढ़ सकती है, किन कारणों से बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हमारा है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ठीक है। जब सरकार के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है सार्वजनिक व्यय, अगर उसमें वृद्धि हो जाती है तो इससे लोगों की आय का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे वो वस्तुओं सेवाओं की मांग अधिक करते हैं। दूसरा कारण हमारा हो सकता है निजी निवेश व्यय में वृद्धि, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो एक व्यक्ति के द्वारा अगर अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है तो वो किसी अन्य के लिए क्या होती हैं, आय होती है, ठीक है। और जब अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ेगा तो इससे लोगों की आय का स्तर बढ़ेगा और वो वस्तुओं सेवा की मांग अधिक करेंगे। तीसरा कारण हमारा है करारोपण में कमी, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा करों में कमी कर दी जाती है तो करों में कमी करने से क्या होता है, जो उपभोग क्षमता है, ठीक है, जो खर्चों का आय होती हैं, प्रयोजन जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और जब लोगों की प्रयोजन बढ़ जाएगी तो वो वस्तुओं सेवाओं की मांग क्या करेंगे, अधिक करेंगे, तो इसलिए मांग में वृद्धि हो सकती है। फिर सार्वजनिक ऋणों में कमी, जब सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से ऋण लिया जाता है तो उस ऋण की मात्रा में अगर कमी हो जाती है तो लोगों के पास में खर्च करने के लिए आय अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी, जिससे वो वस्तुओं सेवाओं की मांग अधिक कर सकते हैं। या फिर एक स्थिति हो सकती है जनसंख्या में वृद्धि, जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि की जाती है। तो इन सभी कारणों से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सकती है। और जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ती है तो कीमत स्तर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मांग प्रेरित स्फीति। अब देखिए इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं। तो ये हमारा जो समग्र पूर्ति वक्र है, ठीक है, और ये हमारा प्रारंभिक समग्र मांग वक्र है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो कहाँ पे है, ई बिंदु पर। वो कीमत स्तर कितना है, OP1, और उत्पादन का जो स्तर वो निर्धारित हो रहा है वो कितना है, O से लेकर M तक। अब माना कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की जो मांग है वो बढ़ जाती है, समग्र मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो समग्र मांग बढ़ने से हमारा समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर दाएं ओर खिसक जाता है, ठीक है, और क्या बन जाता है, AD1। ऐसी स्थिति में नया संतुलन बिंदु E1 पर स्थापित होगा। ऐसी स्थिति में हमारा जो कीमत स्तर है वो P1 से बढ़ के क्या हो जाता है, P2, और अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर भी क्या होता है, साथ साथ में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्फीति कहेंगे। लेकिन किन्स क्या बताता है कि पूर्ण रोजगार से पहले ये जो कीमतों में वृद्धि हो रही है कौन सी स्थिति होगी, अर्धस्फीति, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की मांग में और वृद्धि होती है तो समग्र मांग वक्र और ऊपर खिसकर अब क्या बन जाता है, AD2 बन जाता है। और नया संतुलन कहाँ पे स्थापित होता है, E2 पे स्थापित होता है। इस स्थिति में कीमत बढ़कर क्या हो जाती है, P3, ठीक है, कीमत स्तर बढ़कर P3 हो गया है। और उत्पादन का स्तर कितना हो गया है, O से लेकर Q, ठीक है, जो किसको दर्शाता है, पूर्ण रोजगार स्तर को दर्शाता है। अब किन्स क्या कहते हैं कि पूर्ण रोजगार स्तर पर अगर समग्र मांग बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़कर क्या हो जाए, माना कि हमारा जो समग्र मांग वक्र है वो खिसकर बन जाता है AD3। तो ऐसी स्थिति में नया संतुलन बिंदु कहाँ पे स्थापित होता है, E3 पर। और ऐसी स्थिति में जो कीमत स्तर है वो बढ़ते हो जाता है P4, जबकि उत्पादन के स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तो किन्स इसे क्या कहता है, वास्तविक स्फीति, ठीक है। पूर्ण रोजगार स्तर पर जब वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है लेकिन कीमतों में वृद्धि हो जाएगी लेकिन उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है, इसलिए यही स्थिति कौन सी होती है, वास्तविक स्फीति कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा मांग प्रेरित स्फीति है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे लागत प्रेरित स्फीति, ठीक है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो स्फीति, ठीक है, वस्तु सेवाओं में कीमतों में बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस कारण से बढ़ती है, अगर उत्पादन लागत बढ़ने के कारण तो उसको हम क्या कहेंगे, लागत प्रेरित स्फीति, ठीक है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। जैसा किन्स
के बारे में पढ़ा था हमने। जो कीन्स हैं, जो मुद्रावादी अर्थशास्त्री है, वो क्या बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो स्फीति है वो किस कारण से उत्पन्न होती है, मांग में परिवर्तन के कारण, ठीक है, मांग बढ़ने के कारण। लेकिन उन्होंने लागत तत्व की उपेक्षा की थी, ठीक है, लागत तत्व को उन्होंने अपने अध्ययन में शामिल नहीं किया था, ठीक है। तो जो हमारे अर्थशास्त्री हैं विलाई थार्प और रिचर्ड क्वांट, इनकी एक पुस्तक आई थी 1959 में जिसका नाम था द न्यू इन्फ्लेशन। इस बुक में उन्होंने स्फीति के लिए, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए उन्होंने लागत तत्व को जिम्मेदार बताया, ठीक है। वस्तुओं सेवाओं में जो कीमतें हैं उनमें बढ़ने की जो प्रवृत्ति पाई जाती हैं वो किस कारण से होती हैं, लागतों में वृद्धि के कारण। अब देखिए जो लागतें हैं वो किन कारणों से बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहला हमारा है मजदूरी दरों में वृद्धि, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी दरों में वृद्धि कर दी जाती है तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। सरकार के द्वारा करों में अगर वृद्धि कर दी जाए तो उत्पादन लागत बढ़ सकती है। जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति कम हो जाए तो लागतों में वृद्धि हो सकती है। चौथा कारण हमारा प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, ठीक है। प्राकृतिक कारणों से उत्पादन कम होने से, ठीक है, जलवायु हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो उसके कारण अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम हो जाता है तो उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। या फिर अर्थव्यवस्था में कोई उद्योगों के सामने औद्योगिक संकट उत्पन्न हो जाता है, उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा है, मजदूरी दर में वृद्धि कर देते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, औद्योगिक संकट के लिए। या फिर जो साधन उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाए, तो इन सभी कारणों से क्या होता है, उत्पादन लागत जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और उत्पादन लागत बढ़ेगी तो वस्तुओं सेवाओं की जो कीमतें वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जो लागत प्रेरित स्फीति है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि लागत वृद्धि के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन लागत प्रेरित स्फीति जो होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट कौन सी है, मजदूरी प्रेरित स्फीति, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की मजदूरी दरों में वृद्धि हो जाती है तो मजदूरी दरों में वृद्धि होने से वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी। तो ये कौन सी स्थिति है, मजदूरी प्रेरित स्फीति। दूसरा है लाभ प्रेरित स्फीति। जब उत्पादक जो उद्योगपति हैं वो अधिक लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर देते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, लागत प्रेरित स्फीति। और तीसरी है हमारी साधन लागत प्रेरित, मतलब अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं अगर उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो उत्पादन की साधनों की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेगी। तो इससे उत्पन्न स्फीति को हम क्या कहते हैं, लागत प्रेरित, ठीक है, साधन लागत प्रेरित स्फीति। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्फीति हो सकती है। अब हम इस स्थिति को इस रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रारंभिक समग्र मांग वक्र है AD, और ये हमारा प्रारंभिक समग्र पूर्ति वक्र है जो E1 बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में जो संतुलन की स्थिति है वो कहाँ होगी, E1 बिंदु पर। और ऐसी स्थिति में जो कीमत स्तर है वो कितना होगा, OP1। और अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, O से लेकर Q। अब माना कि किसी कारण से वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति अर्थव्यवस्था में कम हो जाती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति कम होने से वस्तुओं सेवाओं का जो प्रवाह है अगर घट जाता है तो हमारा जो समग्र पूर्ति वक्र है वो बन जाएगा S2, ठीक है, S2AS। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो नया संतुलन बिंदु वो कहाँ पे स्थापित होगा, E4 पर। और ऐसी स्थिति में उत्पादन की जो मात्रा है उसमें कमी हो जाएगी, ठीक है, Q से लेकर M तक की कमी हो जाएगी। अब अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर कितना है, O से लेकर M तक ही है, जबकि जो सामान्य कीमत स्तर वो कितना हो जाता है, O से लेकर P4 तक हो जाता है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कमी हो गई है और साथ में कीमत स्तर क्या हो गया है, बढ़ गया है। और सरकार का उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना, ठीक है। और पूर्ण रोजगार का स्तर कितना है, O से लेकर Q तक।
तो सरकार के द्वारा पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, समग्र मांग को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार के विभिन्न प्रयासों से समग्र मांग का जो स्तर है वो बढ़ के कितना हो जाता है, AD2 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नया संतुलन हमारा जो स्थापित हो जाएगा E2 पर, और ऐसी स्थिति में कीमत स्तर बढ़ के क्या हो जाता है, OP2 हो जाता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में पुनः पूर्ण रोजगार का स्तर उत्पादन कितना निर्धारित होता है, O से लेकर Q। अब हम कहें कि माना कि इस स्तर पर किसी कारण से वापस क्या हो जाए, वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति घट जाए। अगर पूर्ति घट जाती है तो हमारा जो पूर्ति वक्र वो क्या बन जाएगा, S3AS। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अगर प्रारंभिक हम समग्र मांग की बात करते हैं तो कीमत स्तर कितना हो जाएगा उस स्तर पर, P5। ठीक है, लेकिन सरकार अब यहाँ पे क्या प्रयास करेगी, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार स्तर कब आएगा, जब समग्र मांग में वृद्धि होगी। तो समग्र मांग को बढ़ा के क्या कर दिया जाए, AD3 स्तर पर लाया जाए। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में नया जो संतुलन है वो कहाँ पे स्थापित होगा, E3 बिंदु पर, और ऐसी स्थिति में कीमत स्तर जो है वो बढ़ के क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। ठीक है, जबकि उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, O से लेकर Q, जो पूर्ण रोजगार स्तर है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की जो पूर्ति है, वस्तु सेवाओं का जो प्रवाह है, अगर वो घट जाता है तो ऐसी स्थिति में कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी है लागत प्रेरित स्फीति।